आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी फेलियर। अगेन नाम से क्या समझ आ रहा है, क्या टॉपिक बोलना चाह रहा है? रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब क्या? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। सीधी सी बात है, ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो रहा है। अब किस तरीके से फेल हो रहा है, क्या क्या कंडीशंस में फेल होगा, किस तरीके से होगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इन सबको समझेंगे। हमने एक चैप्टर पढ़ा था हार्ट फेलियर, अगर आपको याद है। क्या पढ़ा था हमने? हार्ट फेलियर पढ़ा था। ठीक है। क्या था, क्या हार्ट फेलियर क्या होता है? सीधी सी बात है, हार्ट का एक काम होता है क्या, ब्लड को पंप करना। होता है कि नहीं होता? हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट अपना काम करने में फेल हो जाए तो हार्ट फेलियर। अगर हार्ट ब्लड पंप करने में फेल हो जाए तो हम बोल देते उसे हार्ट फेलियर। सेम उसी तरीके से है रेस्पिरेटरी फेलियर। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम क्या है? रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स का ही। पल्मोनरी रेस्पिरेटरी, क्योंकि रेस्पिरेशन करते किससे हो? लंग्स से ही तो करते हो। तो ओवरऑल एक तरीके से जो लंग्स का काम है, जो रेस्पिरेशन है, क्या काम है सर? एक ही काम। जैसे लंग्स का काम होता है ब्लड को पंप करना, वैसे तो रेस्पिरेशन का काम होता है ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, यानी गैसियस एक्सचेंज। यही तो काम है। क्या काम? रेस्पिरेशन का क्या कर रहे हो आप? यही तो कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, और कुछ कर रहे हो क्या? नहीं। उसी तरीके से जैसे हार्ट का काम था ब्लड को पंप करना बॉडी में, और बॉडी में ब्लड को पंप करना। आप पूरा हम हार्ट फेलियर पढ़ चुके हैं, मेन वही था, वो अपने काम में फेल होता था। रेस्पिरेटरी फेलियर, ये फेल हो जाए क्या, कि हम ऑक्सीजन लेने में और CO2 देने में फेल हो जाए, हम ऑक्सीजन नहीं ले पाए और CO2 नहीं छोड़ पाए, बस खत्म बात। उसी को रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। जिस काम में हम फेल हो गए वो हमारा फेलियर है, इसी का नाम रेस्पिरेटरी फेलियर। तो बस यही हमारा चैप्टर है। हम समझेंगे कौन कौन सी कंडीशन में किस, जैसे हमने हार्ट फेलियर समझा था वैसे हम रेस्पिरेटरी फेलियर समझ लेंगे। जैसे हार्ट फेलियर क्या खुद में कोई एक डिसीज था? नहीं। हार्ट फेलियर कोई डिसीज नहीं था, कोई और डिसीजों की वजह से हार्ट फेल होता था, है ना। जैसे कि बहुत कॉमन, जैसे हार्ट अटैक की वजह से ऑक्सीजन ना मिले तो हार्ट फेलियर हो रहा था, या उसकी जो मसल्स हैं, है ना, बहुत सारे हजारों रीजन से, हम उसको अभी नहीं छेड़ेंगे। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर खुद में तो कोई डिसीज नहीं होगी, क्यों? वो और बहुत सारी डिसीजों की वजह से आपका फेलियर हो जाएगा। जैसे समझेंगे लंग्स के अंदर कोई डिसीज हो जाए, या ना ऊपर के आप, या क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन अट जाए कि आप सांस ही ना ले पाओ, तो भी तो लंग फेल हो गए। तो इसमें ओवरऑल रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब है कि कोई और दूसरी डिसीजेस हैं वो उसको फॉल फेल कराएंगे। तो सर फिर रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है? जैसे ये सर इट इज अ कंडीशन। अगर किसी का हार्ट फेलियर होता था तो आप क्या पूछते थे कि भैया ठीक है, उसने बोला हार्ट फेलियर है, तो सर किस वजह से हुआ? सही बात है, रेस्पिरेटरी फेलियर है तो पूछोगे किस वजह से हुआ, है ना। अब कोई डिसीज है वो तो हमें पता है, निमोनिया क्यों होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहां तो पूछने नहीं जाओगे कि इन्फेक्ट किस वजह से हुआ। लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर में पूछोगे किस वजह से हुआ, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये कंडीशन है, इसको कराने वाले तो और कोई है, तो वो आपको, आप वो ढूंढोगे कि अच्छा इसको कराने वाले कौन है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको चालू करते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या समझ आ रहा है? क्या मैंने डेफिनेशन अगर हम इसकी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है? Just a second. हम्म क्या है रेस्पिरेटरी, इंट्रोडक्शन क्या, डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेटरी फेलियर की? क्या नाम से समझ आ रहा है? मैं रेस्पिरेटरी फेलियर क्या, सीधा सा बात है, जैसे हार्ट का अपना काम होता है वो नहीं कर पाता ब्लड को पंप, तो हार्ट फेलियर। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर क्या, रेस्पिरेशन का काम क्या है सर? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन का इंटेक करना, और CO2 को बाहर निकालना, उसका आउटेक करना, बॉडी के बाहर निकालना। सर उसी में फेल हो जाए तो रेस्पिरेटरी फेलियर, बात खत्म। किडनी फेलियर क्या है सर? किडनी किडनी का जो काम होता है उसमें करने में फेल हो जाए तो किडनी फेलियर। सर लंग फेलियर, वही सर जो अभी हमने बोला, रेस्पिरेटरी मतलब क्या, लंग्स का फेल होना। ऐसे ही स्प्लीन, हर ऑर्गन्स का फेलियर मतलब क्या होता है कि उसका जो काम है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका फेलियर हो गया। यानी रेस्पिरेटरी फेलियर, अच्छा इस डेफिनेशन से अच्छा हम अगर अपन खुद की डेफिनेशन बनाए, यानी इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लेना। आप ऑक्सीजन ले रहे हो ना, एनवायरमेंट से ले रहे हो, जो ऑक्सीजन ले रहे हो, फिर इस ऑक्सीजन का करते क्या हो? बचपन से जानते हो इस ऑक्सीजन को कहाँ डाल देते हैं? हम ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड ही तो है वो पूरी ऑक्सीजन को हर एक टिश्यू के पास लेके जाता है, वहां से वो उस टिश्यू को ऑक्सीजन दे देता है कि लो भैया आप ऑक्सीजन ले लो, बदले में हमें क्या दोगे? बोले बदले में आपके पास जो CO2 है ना वो हमें दे दो। फिर वो ब्लड पूरी CO2 लेके कहाँ जाता है? लंग्स के पास आएगा। हम बेसिक पूरा, अगर मैं हार्ट का फंक्शन अगर बनाना चाहूं तो 1 सेकंड में बना देता हूं।
ये हमारा राइट एट्रियम, किस तरीके से हम जानते हैं पूरे बॉडी से हमारा, पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हमारा किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। वो सारा ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। ये कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और यही सारा लंग्स का, ये सारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है कि नहीं। लंग्स का काम क्या होता है, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देना, यानी इससे CO2 निकाल लो और इसके अंदर ऑक्सीजन डाल दो। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर वो पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, वही फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरा ब्लड कहां चला जाता है, आउट ऑफ आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में। तो लंग्स का काम क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी आए, यानी जिसके अंदर CO2 थी वो सारी इसने ले ली और आपको ऑक्सीजन दे दी। अब बस यही में ये फेल हो जाए, खत्म बात, यही इसकी डेफिनेशन है। अब ये सारा O2 CO2 चलता किसमें, ब्लड में। यानी अगर मैं, अगर ये लंग्स फेल हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं सर, आप एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ब्लड डजंट हैव इनफ ऑक्सीजन। खत्म बात सर, इनफ ऑक्सीजन नहीं है ब्लड के अंदर, तभी तो लंग्स फेलियर हो रहे हैं। और या फिर और हैज टू मच CO2, बात खत्म। ये सर इससे बेसिक लैंग्वेज कुछ हो ही नहीं सकती कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और CO2 ज्यादा हो रही है, बात खत्म। सर हैज टू मच क्यों लगा दी, कहीं ऐसी कंडीशन आ सकती है कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो और CO2 ना बढ़े। तो हम ये पढ़ेंगे, हम जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एंड गोल तो हमारा मेन तो ऑक्सीजन की कमी होती है, मेन तो ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि CO2 भी बढ़ जाए, तो सर वो कैसा होगा, वो कितना क्रोनिक होगा, वो सर बहुत खतरनाक कंडीशन होगी। तो उसकी बात अभी दिमाग से निकाल दो। आप तो ये समझो बेसिक डेफिनेशन, ऑक्सीजन की कमी होना या CO2 का बढ़ जाना या बोथ। तो ऑक्सीजन भी, देखो ऑक्सीजन की कमी भी, देखो अकेला एक ऐसे कंडीशन होती है, या और सिर्फ दो केसेस बनते हैं, अभी टाइप में समझेंगे। पहला केस ऐसा बनता है कि जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होती है, ये पहला केस है सिर्फ। इसमें सर CO2 क्या होगी, कम हो जाएगी, नहीं सर बॉडी में CO2 कैसे कम हो जाएगी सर, CO2 कैसी रहेगी सर, नॉर्मल। तो पहला केस ये बन गया हमारा। रेस्पिरेटरी फेलियर का भी मैं आगे बताऊंगा और डीप में, ये तो बस एक बेसिक बच्चों जैसी बात कर रहा हूं। सर दूसरा केस क्या बन सकता है, सर दूसरा केस ये बन सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो CO2 या नॉर्मल था वो नॉर्मल ना रह के बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि लंग्स का ये भी तो काम है CO2 को भी बाहर निकालना, नहीं है क्या सर, बिल्कुल है। तो फिर सर ये दूसरा रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। सर यही दो कंडीशन हो सकती है, यानी क्या हो सकता है सर, या तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर कि ऑक्सीजन की कमी और साथ में CO2 का बढ़ना। ये दो केसेस आएंगे और इन्हीं केसेस पर सर हम एक एक करके अभी डीप में बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी फेलियर इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इनएडुकेट गैस एक्सचेंज। क्यों, यही तो गैस एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, गैस एक्सचेंज को कराना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, यही उसका काम है। ब्लड में ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना। आप एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हो, कहां जाती है, आपके लंग्स के थ्रू, आप उसको कहां मिला देते हो, ब्लड में मिला देते हो। और CO2 लेके जब आप एक्सहेल करते हो तो CO2 आप ब्लड से निकाल के बाहर निकाल देते हो, खत्म ना। ये बेसिक बात होती है। बाकी इसके हम फिजियोलॉजी में तो जाएंगे नहीं, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो किस तरीके से, मैकेनिक्स 10th 11th 12th में भी पढ़ के आए हो किस तरीके से काम करती है, वो तो हम समझेंगे नहीं। तो बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मीनिंग दैट द आर्टेरियल, जो आपके ब्लड में है, जो आपके ब्लड में क्या होगा, ब्लड में आर्टरी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी या CO2, या दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ CO2 भी बढ़ सकता है, और बोथ कैन नॉट बी कीप्ड एट नॉर्मल लेवल। ऑक्सीजन तो हमेशा ही अब नॉर्मल लेवल का रहेगा। रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब ऑक्सीजन का गिरना, ठीक है। या फिर सर रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब ऑक्सीजन का गिरना और CO2 का बढ़ना। तो ये दो केस हो गए। एक केस तो हमेशा ये रहेगा कि ऑक्सीजन का गिर रहा है। सर CO2 क्या हो सकता है, CO2 सर नॉर्मल या इतना माइल्ड बढ़ा है, इतना माइल्ड बढ़ा है कि वो उसको हम काउंटेबल में लेंगे ही नहीं। और फिर दूसरा केस क्या कि ऑक्सीजन का कम होना और CO2 का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बात खत्म। ये दो केसेस होंगे सर, और कोई तीसरा केस बनेगा नहीं सर, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। यानी इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट अ डिसीज, ये कोई डिसीज नहीं है, क्योंकि सीधी सी बेसिक लेवल की बात है। समझेंगे बहुत सारे कॉजेज हैं, कोई लंग्स में डिसीज हो जाए, वो नहीं काम करने दे रही, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अड़ गया, या फिर ब्रेन के लेवल से लंग्स को काम नहीं करने दे रहे। कि क्या होता है फेलियर का मतलब, क्या होता है आप एग्जाम में फेल हो गए तो वो क्या सीधे आप एग्जाम में लिख के, इसलिए वो क्या बहुत सारी कंडीशन है कि आपने पढ़ाई नहीं करी इसलिए आप फेल हो गए, या आप एग्जाम में लिख के या इसलिए फेल हो गए। तो एग्जाम में फेल होना, एग्जाम में फेल नहीं है, वो तो पीछे की इतनी सारी कंडीशन है कि उनकी वजह से जो आप एग्जाम में फेल हुए वो हुए। तो उसी तरीके से ये फेल था,
ये खुद में कोई डिसीज नहीं है, कोई ऐसी डिसीज है उसने उसने को भैया जो उसका काम है ऑक्सीजन को लेना CO2 को छोड़ना वो नहीं करने दिया। इट इज नॉट अ डिसीज बट अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल, बहुत सारी सेवरल डिसीजेस आई, क्योंकि फेलियर इट इज नॉट अ इजी टर्म कि फेलियर हो गया, भैया लंग्स फेल हो रहे हैं, कोई एक दो डिसीज के, या तो एक दो डिसीज की बस की बात नहीं है, कोई या तो बहुत बड़ी डिसीज हो या छोटी छोटी बहुत सारी डिसीजेस हो गई हो, तब कहीं जाके फेल होगा। क्या सीधी सी बात है, क्या लंग ऐसे ही फेल कर दोगे कि चलो ठीक है फेल? तो लंग फेलियर, वो लंग फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर तो एंड स्टेज होगी ना किसी लंग की, रेस्पिरेशन की एंड स्टेज होगी ना, वो तो ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग स्टेज में फेल करा दोगे, वो तो एंड स्टेज है, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, गेम ऑन, गेम ओवर है ना। यानी रेस्पिरेटरी फेलियर अब सिर्फ इससे क्लियर हो गया कि सर बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम सर, तो ओवरऑल सर हजारों चीजें हैं जो कुछ भी करा सकती हैं, हम कॉजेस 50 पढ़ सकते हैं, 100 पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉजेस सर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कॉजेज हैं जो लंग फेलियर करा सकते हैं। सर कैसे? मे रिजल्ट फ्रॉम डिसऑर्डर ऑफ लंग, अब डिसऑर्डर ऑफ लंग का एक दो होंगे, लाखों करोड़ों हैं, हजारों, कोई भी डिसऑर्डर ऑफ लंग है वो उतना ज्यादा क्रोनिक हो जाए वो फेल करा सकता है। चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल सर कैसे? सर लंग नहीं कर रहा, चेस्ट वॉल कैसे सर? सर चेस्ट वॉल इतना टाइट हो जाए वो लंग को एक्सपेंड ही ना होने दे तो, पढ़ के आयो, या लंग के आउटर के ऊपर मेम्ब्रेन जिसका हमने सर्जरी पढ़ी डिकॉर्शन, प्लूरेक्टोमी पढ़ा, प्लूरा होती है लंग के ऊपर, क्या उसमें तो लंग फेल नहीं हुआ, उसमें तो लंग के अंदर कोई डिसीज नहीं हुई, जो प्लूरा में हो जाए, अब वो लंग को एक्सपेंड ना होने दे, भड़े नहीं, आप सांस लो लंग एक्सपेंड नहीं होंगे तो वो लंग फेलियर, खत्म वाला लंग। फिर काम चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल आपका इतना टाइट हो जाए कि लंग को एक्सपांड ना होने दे, वो स्कोलियोसिस में क्या एक साइड क्या टिल्ट हो जाते हो तो एक लंग पे कितना पड़ता है प्रेशर, हमने स्कोलियोसिस करके भी देखा है बहुत बार। तो उन सब में चीजें में, या फिर मान के चलो फ्लैल चेस्ट हो जाता है, फ्लैल चेस्ट मैंने आपको समझा था ना कि आपके जो रिब्स होती हैं उनका क्या हो जाता है, फ्लैल चेस्ट कितनी खतरनाक कंडीशन होती है आपके, क्या हो जाता है, इसको हम बहुत डीप में भी पढ़ेंगे फ्लैल चेस्ट को भी। फ्लैल चेस्ट का मतलब होता है कोई ट्रोमा हो जाए तो जिसमें आपकी रिब्स क्या करके डैमेज करके क्या लंग के अंदर ही घुस जाए, अब लंग्स को अंदर घुस गई तो बात खत्म, उन्होंने क्या कर दिया, अब लंग के अंदर ये घुस गई तो अब इन्होंने लंग को डैमेज कर दिया, अब लंग अपना काम करने बंद, लंग फेलियर, खत्म। तो इस तरीके की हमें कंडीशन कुछ भी हो सकती है ना। या फिर चेस्ट वॉल इतना टाइट हो जाए, रिब इतना टाइट हो जाए कि वो एक्सपांड ना कर। डायफ्राम, डायफ्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायफ्राम रेस्पिरेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा। जब पीटी कार्डियो पढ़ोगे तो समझोगे कि बिना डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा अगर आप देते हो किसी भी चीज पे काम तो वो डायफ्राम है। हमेशा याद रखना, कोई भी अगर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो हम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कराते हैं, क्यों? क्योंकि हम डायफ्राम को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। डायफ्राम का बहुत खतरनाक रोल होता है ब्रीथिंग में, नॉर्मल नॉर्मल रोल थोड़ा ना होता है। अगर डायफ्राम काम ना करे तो ब्रीथिंग हो ही नहीं, ब्रीथिंग मतलब डायफ्राम इट्स लाइक मतलब बहुत भयंकर सपोर्ट सिस्टम है उसका नीचे से। डायफ्राम का कैसे होता है आप जानते हो, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ गया। अगर मैं बात करूं, अगर आपने कभी डायफ्राम को देखा है, ये ब्रीथिंग तो नहीं, ब्रीथिंग तो हम कार्डियो में पढ़ेंगे, वो जब पीटी कार्डियो पढ़ेंगे। तो मैं आप वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी चलो एक बार आइडिया दिला देता हूं, अगर बात निकली है तो बोल देते हैं किस तरीके से। ये देखो नॉर्मल क्या होता है, ये एक्सेल, अगर आपको नॉर्मल मैन में आपको बताऊं, चलो हम इसी पे समझते हैं, ठीक है। हम क्या होता है देखो, हमेशा याद देखो, मैं भी थोड़ा फर्स्ट ईयर में कंफ्यूज होता था, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है शायद आप होते हो। क्या होता है देखो, जब भी हम इनहेल करते हैं, इनहेल करा बच्चों जैसी बात है, लंग्स के अंदर एयर भरेगी, यानी लंग क्या करेगा, एक्सपांड, अपने साइज को बड़ा करेगा कि नहीं करेगा। यानी चेस्ट पे क्या होता है, चेस्ट पे आपको बाहर जब मैं ब्रीथ इन करूंगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ी सी मेरे को फिजियोलॉजी, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको होती होगी, नहीं होती तो आप समझ लो। अब क्या है, ये मेरे लंग्स हैं, ठीक है, अब मेरे ये लंग्स हैं, अब जब भी मैं ब्रीथ करता हूं, मैं ब्रीथ इन करूंगा, लंग्स मेरे क्या होंगे, एक्सपांड होंगे। आगे की तरफ पढ़ेंगे ना, बेसिक बात है, एक्सपांड, ईयर भर रही है किसी भी बैलून में, ईयर भरोगे तो इन्फ्लेटेड क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, बड़े होंगे। या अगर इन एक्सेल करोगे, सांस बाहर निकाल दोगे, तो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, जो आपके पहले इन्फ्लेटेड थे वो डिफ्लेटेड हो जाएंगे। यानी सर लंग्स का कॉन्सेप्ट तो समझ आता है कि सांस लेते हो, लंग्स क्या होते हैं, अगर चेस्ट पे हाथ रखूंगा
तो लंग्स बाहर जाने चाहिए, और एक्सेल करूं तो लंग्स अंदर जाने चाहिए। सर डायफ्राम का समझ नहीं आता। डायफ्राम हमेशा याद रखो, हम हमेशा ये कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे, देखो अब डायफ्राम हम क्या बोलते हैं कि देखो लंग्स में भी क्या होगा, जैसे एयर भरेगी ना, डायफ्राम का नॉर्मल शेप हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप होता है ना वो हमेशा डोम शेप होता है। डोम शेप होता है, ये हमेशा समझना चाहिए। डोम शेप होता है डायफ्राम का, ये नॉर्मल नहीं होता, इस तरीके से होता है डोम शेप। अब क्या होता है, जब भी आप एयर भरते हो, अब लंग्स के अंदर एयर भरो, अब ये डायफ्राम ऑलरेडी इस तरीके से है डोम शेप, इसके ऊपर ये लंग रखा हुआ है, ठीक है, ये लंग रखा हुआ है। अब जैसे ही तो आप सांस लोगे, लंग होगा साइज में बड़ा, बड़ा होगा ना। अब अंदर जगह है, अंदर जगह है उसके बड़े होने के लिए, है क्या? नहीं सर, जगह तो उतनी है। फिर तो फिर उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायफ्राम। डायफ्राम बोलता है लंग से भैया आप बड़े हो, हम अपनी जगह आपको देंगे। कैसे देंगे सर, कैसे देंगे, दिमाग लगाओ। सर ये होता है इस तरीके से सी शेप। डायफ्राम का क्या काम होता है कि अपर थॉरेक्स को नीचे के एब्डोमेन एरिया से अलग रखना, और ये कैसे होता है, आर्क में, सी शेप में, इस तरीके से, ठीक है। अब ये लंग रखा हुआ है, अब लंग जैसी साइज में बड़ा होता है, ये डायफ्राम को कहां पुश करेगा, नीचे, और नीचे पुश करके उसको क्या बोलेगा कि आप जैसे जो सी शेप में हो ना सर, इसको फ्लैट कर लो। फ्लैट क्यों, दिमाग लगाओ ना, अगर ये ऊपर एरिया में इसको अगर फ्लैट करूंगा तो सीधी सी बात है, ये जो अगर मैं इसको फ्लैट करूंगा, ये जो सी शेप है, इसको जब मैं अगर मैं ऐसे फ्लैट करूंगा तो याद देखो, ये एरिया जो इतना ज्यादा ये कवर कर रहा था, ये सब क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं? क्या हो गया, जैसे ही आप करोगे तो ये सब एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। यानी जब इसमें क्या हुआ, जब हमारी हमेशा क्या होता है, मेरी हम हमेशा से सोचते हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि वो जो जिस शेप में, वो और ज्यादा उस शेप को कर लेना चाहिए और सी बन जानी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि कोई भी चीज मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो और अपने शेप में जा रही है, और ज्यादा अपनी शेप में जा रही है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता है कि और ज्यादा अपनी शेप में जा रही है तो फिर तो सर और जगह कम होनी चाहिए, कैसे लंग्स बड़े हो पा रहे हैं? ऐसा नहीं होता। ये मेरी कंफ्यूजन थी, मैंने बता दी, शायद कुछ लोगों को होती हो। मेरे को अब उसमें एंड रिजल्ट क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता। डायफ्राम होता है शी शेप, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को फैला देता है, फ्लैट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ये जगह है, ये वाली, अब मैं जैसे फ्लैट करूंगा, ये जगह जगह ऊपर हो गई, स्पेस खाली। अब लंग को मिल गया स्पेस फैलने के लिए। क्या मिल गया, लंग को स्पेस मिल गया, फैलने के लिए जगह मिल गई ज्यादा। अब जैसे आप एक्सेल करोगे तो क्या करेगा, जो डायफ्राम फ्लैट था वो वापस अपने शेप में आएगा, वो नीचे से फोर्स लगाएगा। तो आप लंग्स से तो फोर्स लगाते ही हो सारी एयर बाहर निकालने के लिए, मगर डायफ्राम भी एक फोर्स लगाएगा कि लंग्स सांस बाहर निकाल दो। तो यही डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होता है कि हम डायफ्राम पे को और ज्यादा ट्रेन करते हैं। वैसे हम सब क्या करते हैं, हम सब उल्टे, हम सब अपने डायफ्राम को इतना ज्यादा यूज में नहीं लेते, बस नॉर्मल यूज में लेते हैं कि जितना जो बॉडी मैकेनिज्म कर रही है उतना ही, कि फ्लैट हुआ नॉर्मल। मगर हम डायफ्राम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, दिमाग लगाओ, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें कि अगर लंग्स की इफिशियंसी कम हो गई तो क्या होगा, अगर हम डायफ्राम जब इनहेल करें तो डायफ्राम एकदम अच्छे से एकदम पूरा फ्लैट हो जाए, तो और ज्यादा जगह मिल जाएगी। लंग्स में इतनी पावर तो है नहीं, मगर उन्हें और ज्यादा जगह मिल जाएगी, तो पेशेंट और ज्यादा अच्छे से सांस लेगा। और जब एक्सेल कराना होगा तो हमने डायफ्रामेटिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो अपने वापस अपने अच्छे से शेप में आ जाएगा, तो वो नीचे से फोर्स लगाएगा तो लंग्स इजीली एक्सेल कर देंगे। तो जहां पर जब लंग की इफिशियंसी बिगड़ती है और हमें लगता है कि नहीं नहीं भैया, लंग्स पे लोड कम करना है, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उन पर लोड कम करना है, या बेसिक बात समझ लो उतना लोड झेल नहीं पा रहे, हमें इसका काम डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि नीचे एक डायफ्राम है जो ऑलरेडी इसकी हेल्प करता है, मैं अगर उस पर लोड बढ़ा दूं तो तो वो यहीं से होता है। इसी को बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, के डायफ्राम पर लोड बढ़ा देना। ठीक है, अभी अच्छे से समझना, थोड़े से लोग करें, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया कि डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपसे कोई पूछे ना मेजर रेस्पिरेटरी मसल कौन सी होती है, डायफ्राम ही होती है। मेजर रेस्पिरेटरी नर्व कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी मसल मेजर कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम ही होती है। ठीक है, और आपसे कोई पूछे मेजर रेस्पिरेटरी नर्व कौन सी होती है, फ्रेनिक नर्व। क्यों सर, क्योंकि फ्रेनिक नर्व ही है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। अगर सीधी सी बात है, अगर ये नर्व डैमेज होगी तो डायफ्राम डैमेज होगा, आपका रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा लोड लंग्स पे आ गया। अब आप जैसे ही इनहेल करोगे, सांस अंदर लोगे, डायफ्राम फ्लैट ही नहीं होगा। अब डायफ्राम अगर फ्लैट नहीं हुआ तो लंग्स जाएंगे कहां, जगह है क्या, चेस्ट एक्सपांड तो कर लेंगे, नीचे लंग्स जा नहीं पाएंगे तो आप सांस ले नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगी। समझ रहे हो? तो डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले करता है। और हम जो पीटी में जो एक चेस्ट पीटी को लेके समझते हैं, उसमें ये समझ लो, मतलब डायफ्राम इट्स अ गॉडफादर, कि हम जितनी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वो इन सब में डायफ्राम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और सिर्फ इसी मैकेनिज्म की वजह से हम उसे दे पाते हैं
मैं बस इसी में कंफ्यूज होता, तो अब आप कभी कंफ्यूज मत होना कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है डायफ्राम का फ्लैट होना। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डोम शेप में होता है। और डायफ्राम का रिलैक्स, जब आप एक्सेल करते हो तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, यानी रिलैक्स का मतलब है वापस अपने डोम शेप में आना। तो शेप को लेकर कंफ्यूजन होती थी, अब नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती थी तो बहुत बढ़िया बात है, आप होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और सीएनएस या फिर कोई ब्रेन के द्वारा बहुत सारी जो नर्व्स निकलती हैं वो लंग्स तक पहुंचती हैं, वो काम करता है। और बहुत सारी हम डिसीज पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रोक हो जाए तो आपका लंग्स है ना, और या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें एक चीज नहीं लिखी है, कार्डियक। हम बात कर चुके हैं कि कार्डियक तो पूरी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज पड़ गया है, सब में लंग खराब हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। ये तो इट्स लाइक मतलब ट्विंस, एक गड़बड़ तो दूसरा तो 100% होना है। तो आप पढ़ के आओगे जब राइट साइड का हार्ट फेलियर में लंग गड़बड़ हो रहा था, याद करो जितनी भी कंजेनाइटल डिसीज थी सब में हार्ट फेलियर हो रहा था, सबकी कॉम्प्लिकेशन में हार्ट, सबकी कॉम्प्लिकेशन में आप लंग्स फेलियर लिख के आए हो, सबकी कॉम्प्लिकेशन में जितनी भी कंजेनाइटल डिसीज पढ़ के आए, जितनी भी वो सब लिख के आए हो सबको। तो ये हमारा क्या है, इससे आपको समझ आ गया। बाकी अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। मैंने कहा ना हजारों चीजें, कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा समझ लेते हैं कि वो कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कंडीशन विच रिड्यूस द फ्लो ऑफ एयर इनटू द इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, है ना, इंक्लूडिंग जैसे कोई मान के चलो लंग्स तो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन ब्रोंकाई, अब ये पूरा आपने लंग जानते हो, लंग्स तो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन ब्रोंकाई आती है ना, अब इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन अड़ जाए तो अब ना एयर बाहर जा पाएगी ना अंदर आ पाएगी, तो उसमें भी तो लंग्स फेलियर काम हो गए। यानी मैंने बोला विद इन लंग्स नहीं, लंग्स के बाहर भी बहुत सारी चीजें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अड़ गया, आउट ऑफ द लंग्स इंक्लूडिंग कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन अड़ जाए, कोई फॉरेन बॉडी और कोई मासेज या कैंसर वगैरह हो जाए, कोई कैंसर हो गया, कैंसर ट्यूमर हो गया, तो इस तरीके से अड़ गया। अब कोई भी अंदर से वो क्या हो गया, उसने स्टक कर ली चीजें, अब ना कोई इधर की एयर बाहर जा पाई ना इधर आ पाई, तो ब्रोंकाइज में हो जाए या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाए, ट्रैकिया में हो जाए, तो क्या कर लोगे? उन सब में भी तो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन सब में भी ऑक्सीजन CO2 अंदर नहीं आ पा रही, तो वो ब्लड में नहीं पहुंच रही, यानी एंड ऑफ द गेल क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचना, CO2 को निकालना। अब वो दिक्कत कोई भी हो, लंग्स में नहीं है तो बाहर है, बाहर नहीं तो लंग्स में, कहीं भी हो सकती है। बाय फॉरेन बॉडी है, जैसे जैसे किसी को COPD हो जाए, क्रोनिक, हम पढ़ेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो जाए, निमोनिया हो जाए, है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए। अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ, हम दो चीजें करते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वो डिसीज है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम है, क्या मतलब है कि जिनमें ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा होगी मगर CO2 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? इंस्पिरेशन करो, एक्सपायरेशन नॉर्मल होता है, और एक्सपायरेशन मतलब क्या कि उसमें ऑक्सीजन की तो कमी होनी ही है मगर CO2 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सर आप एक्सपायरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो बॉडी के अंदर से CO2 निकल नहीं पा रहा। अब आप बोलोगे सर फिर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही? भैया CO2 बढ़ जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन अपने आप गिर जाएगा, समझ रहे हो? जब CO एक चीज बढ़ती है तो दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में अपने आप दूसरी चीज गिर जाती है, तो इसमें क्या होगा, अब ये होगा। अब यानी जो अब वो डिसीज है जो इंस्पायरेटरी आपकी खराब करती हैं उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर डिसऑर्डर, और जो आपका एक्सपायरेशन खराब करती है उनको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर याद रखना, बहुत बेसिक होता है। जितनी भी रेस्ट्रिक्टिव डिसीज होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव की डिसीज जो एक्सपायरेशन, जैसे सीओपीडी मतलब आपके जैसे ब्रोंकियोटेसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजिमा, ये सब पढ़ेंगे। ये सब सांस छोड़ने में प्रॉब्लम करती है, इनमें इंसान नॉर्मली सांस ले तो लेता है मगर छोड़ नहीं पाता, इनहेल कर लेता है मगर एक्सेल नहीं कर पाता। तो जब हम एक केस पढ़ेंगे ना जब ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 बढ़ेगा, तो उसमें मेजर एग्जांपल आप क्या लिखोगे, COPD। सर रेस्ट्रिक्टिव डिसीज क्या होती है? वो डिसीज में सांस तो छोड़ लेता है इंसान ठीक ठाक मगर ले नहीं पाता। सर एग्जांपल आज की दुनिया में क्या चल रहा है, कोविड। ये कोविड में आप सांस ले नहीं पाते, ये सब रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस हैं। कोविड, निमोनिया, निमोनिया पूरा पढ़ के आए हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती थी, पेशेंट सांस नहीं ले पाता था। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन सब में पेशेंट सांस नहीं ले पाता, ये रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। और ये होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जिसमें सांस छोड़ नहीं पाता। तो याद रखना कि जब हम पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होती है, CO2 नॉर्मल होता है, तो उन सब में आप एग्जांपल ये लिख के आओगे, ये सारे वो सारे एग्जांपल याद लिखने पड़ेंगे आपको जिनमें पर्टिकुलर सांस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। और जो एक्सपायरेशन जिनमें CO2 भी बढ़ रहा है उनमें आप वो सब एग्जांपल लिखोगे जिनमें मेजरली आपका एक्सपायरेशन भी खराब हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें इंस्पिरेशन नहीं, लेकिन जो मेजर पार्ट होगा वो एक्सपायरेशन का होगा। ठीक है,
तो ये चीज आप अच्छे से समझना। तो सीओपीडी आपका क्या हो गया, सीओपीडी में आपको जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें CO2 भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। बल्कि निमोनिया सिर्फ में ऑक्सीजन की कमी होती है, CO2 अफेक्ट नहीं होता, CO2 नॉर्मली रहता है, वो बढ़ता नहीं है। अब कभी ये मत सोचना CO2 घटता है, CO2 घटेगा नहीं, है ना, ठीक है ना। क्योंकि लंग पल्मोनरी ये फेलियर की कंडीशन या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए। एम्बोलिज्म अपन पूरा चैप्टर डीप में पढ़ के आए हो कि लंग को ब्लड सप्लाई ना मिले, कैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि अपन जानते हो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती थी और वही लंग्स को सप्लाई करती है ब्लड। अब मान के चलो यहीं पर ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता था, पल्मोनरी एम्बोलिस का मतलब भी क्या होता है कि कोई क्लॉट टूट के जो थ्रोम्बस था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, एम्बोलस में, और आके पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाएगा, तो यहां से ब्लड ही नहीं निकल पाएगा, लंग्स तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, तो फिर कैसे भैया वो CO2 को लेगा और कैसे ऑक्सीजन को छोड़ेगा, खत्म, बात नहीं हो पाएगा। तो हम ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म पूरा पढ़ के आ चुके हैं, निमोनिया पढ़ चुके हैं हम, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज अ इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। ये बहुत खतरनाक कंडीशन, मालूम इसमें क्या होता है, इट अफेक्ट द सेल दैट प्रोड्यूस म्यूकस। आपके बॉडी में क्या बहुत सारे आप जानते हो, लंग्स के अंदर भी आपके पूरा अपर रेस्पिरेटरी में म्यूकस की जरूरत होती है, कोई भी फॉरेन पार्टी एंटर ना करता है, जानते हो। ये उन सेल्स को इतना ज्यादा अफेक्ट कर देता है कि वो जो सेल्स जो म्यूकस छोड़ते हैं ना, वो बहुत हैवी अमाउंट में म्यूकस छोड़ने लग जाते हैं, जिससे जो म्यूकस इतना थिक और स्टिकी हो जाता है कि आप उसकी वजह से ईयर अंदर जा ही नहीं पाते, यानी एक तरीके से वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम क्रिएट कर देता है। अस्थमा में बताऊंगा, अस्थमा में भी नॉर्मली म्यूकस भरने लग जाता है बहुत ज्यादा, जिस वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाता, ठीक है, सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत आती है उसको, ठीक है, क्यों, क्योंकि म्यूकस है। तो अब उसमें तो दोनों में ही दिक्कत होगी ना, अगर ये म्यूकस आ गया तो ना ईयर अंदर जा पाएगी ना बाहर जा पाएगी, उसमें तो दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी ना, अगर कोई गेट पे ही खड़ा हो गया, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और क्या, बहुत सारी कंडीशन, जैसे ये तो अंडर डिसीज के अंदर की थी सर, कोई ऐसी कंडीशन जिसमें लंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर का आकर उसकी बैंड बजा रहा है, जैसे जैसे उसकी ब्लड सप्लाई खराब कर दो। अब जैसे आप मैंने आपको हार्ट फेलियर में पढ़ाया था कि हार्ट फेलियर जो हमारा था वो हार्ट अटैक की वजह से भी हार्ट फेलियर आता था। क्यों हार्ट अटैक क्यों होता था, कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए लंग किसके अंदर, हार्ट के अंदर। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा, हार्ट अपना काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर होता था, पढ़ा था हार्ट फेलियर के अंदर भी हमने रीजन पढ़ा था हार्ट अटैक। उसी तरीके से ये होता है कि भैया लंग को ब्लड ही ना मिले तो लंग फिर अपना काम कैसे कर लेगा, आप जिसको खाना ही नहीं दोगे तो वो कैसे काम कर लेगा। तो अब लंग को ब्लड ना मिले तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। अब उसमें लंग की गलती थी नहीं, आपने ब्लड नहीं दिया, जिम्मेदार कौन, आप। जैसे थ्रोम्बोएम्बोटिक कंडीशन यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो ऊपर अभी पढ़ के आए, यही तो हो गया, कोई थ्रोम्बस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम्बोलिटिक में, एम्बोलिज्म में टूट के अट जाए। अब अभी बता के आया तो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। या राइट हार्ट का फेलियर क्यों सर, क्योंकि आप जानते हो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो निकलती कहां से है, राइट वेंट्रिकल से ही तो निकलती है। अब यही ब्लड ना दे, भले पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल ठीक है, लंग ठीक है, यही ब्लड नहीं देगा तो ब्लड पहुंचेगा कैसे। यानी मैंने कहा था कि हार्ट और लंग्स तो ट्विन्स है, एक गड़बड़ तो दूसरा अपने आप। तो अब हार्ट ही ब्लड नहीं देगा तो बेचारा लंग पर ब्लड पहुंचेगा नहीं, अब वो कैसे कर ले, उसकी गलती है क्या। या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का तो मतलब समझते ही हो, हार्ट में क्या ऑक्सीजन की कमी होना, यानी वही हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक वही कंडीशन, जब ये था अब हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक आ गया, अब हार्ट पे ऑक्सीजन है नहीं, अब हार्ट पे ऑक्सीजन नहीं है तो हार्ट अपना काम कर नहीं पाएगा, यानी हार्ट हो गया हार्ट फेलियर। अब हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा तो ब्लड किसको नहीं दे पाएगा, लंग्स को नहीं दे पाएगा, तो लंग्स का तो लंग भी फेलियर, खत्म बात। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए होते हैं, हार्ट और लंग। और क्या हो सकता है सर, कोई लंग के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मोस्ट कॉमन सा टीवी, पूरा पढ़ के आ चुके हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो जाए, है ना, जैसे क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में टीवी सर, निमोनिया, ये सब क्या होते थे, डिसीज होता था इंटरस्टिशियल। जैसे अपन ने पढ़ा निमोनिया 3 जगह पर होता था, AIV एल्वुलाई के अंदर होता था, इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में होता था, 2 एल्वुलाई के बीच में, और ब्रोंकाई में होता था। तो ये सब क्या होता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस तरीके से टीबी, ये भी क्या करते हैं, ये काम ही नहीं करने देंगे, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये लंग को अपर उसका काम ही नहीं करने देंगे, तो खत्म बात। जैसे इन्फेक्शन हो जाए वो क्या कर देंगे, पल्मोनरी एडिमा एबनॉर्मल फ्लूइड भरा देंगे, लंग को उसका काम नहीं करने देंगे, यानी इनएडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर लंग्स के अंदर ही बैठ गए हैं, अब लंग्स का जो नॉर्मल काम होता है उसे नहीं करने देंगे भैया, वो ऑक्सीजन लेने नहीं देंगे, CO2 छोड़ने नहीं देंगे, किसके, ब्लड और एयर के बीच में, यही लंग का काम होता है, वो नहीं करने देंगे। तो यही हमने पढ़ा भी था, जब हमने निमोनिया पढ़ा, हमने टीबी पढ़ा, उसके कॉम्प्लिकेशंस में हम लिख के आए थे, लंग फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर लिख के आते हैं सबके में। तो ब्लड एंड एयर विद इन द लंग्स। अब यहां से बहुत बेसिक है, अभी एकदम समझ आता चला जाएगा, बहुत अच्छे से समझते चलना।
और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी कंडीशंस पता है, इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे सबकी प्लेलिस्ट में न्यूरो मैंने पढ़ा है, उसमें सारे के सारे मैंने सब पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि इसमें हम अगर हम अब किस कंडीशन से कैसे होता है उसको पढ़ाने बैठेंगे तो हर एक चैप्टर हर एक कंडीशन को चाहिए, समझ रहे हो ना। तो कंडीशन डेट अफेक्ट दी नर्व, जो पर्टिकुलर नर्व है, कौन सी नर्व, जैसे फ्रेनिक नर्व है ना, और एंड मसल बहुत सारी, जैसे आपकी डायफ्राम की मसल है, और भी बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो स्पेशली लंग को सप्लाई कर रही हैं, जो रिब केज को सप्लाई कर रही हैं, जो आसपास की मसल्स है वो सब क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो लंग्स तो ठीक है, मगर उसके जो एसोसिएट के नर्व है, डायफ्राम, वो जो मसल्स हैं वो ब्रीथिंग ना करने दें। जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपको जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो दिमाग लगा लो, ये चैप्टर हम पूरा लिखा हुआ है न्यूरो में, सारे हैं, मसल डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सब पढ़ा चुका हूं, और ये सब आप जानते हो, इन सब का काम क्या है, ये पर्टिकुलर मसल नर्व सप्लाई करते हैं, और वो नर्व मसल को सप्लाई करती है। अब मसल अपना काम करेगी नहीं तो ब्रीथिंग कर कैसे पाओगे, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में मैं आपको बता रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो मेजरली अगर आपकी इंजरी हो जाए सर्वाइकल में C3, C4 और C5 लेवल पर, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर ये लेवल फ्रेनिक नर्व को सप्लाई करती है, और फ्रेनिक नर्व अगर डैमेज होगी तो आपका डायफ्राम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो किससे क्या हो जाएगा, डायफ्राम, आपका डायफ्राम क्या सब पैरालिसिस हो जाएगा, C3, C4, C5 नर्व रूट होती है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी बहुत सारे आप जानते हो टाइप्स होते हैं, इसमें भी जो स्पेशल टाइप होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो स्पेशली मसल्स को ही करता है, वो हो जाए तो आपके लंग्स की मसल को अफेक्ट कर दे, तो आप उससे आप क्या हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या नहीं हो पाएगा, तो उससे आपका सब खराब हो जाएगी सारी चीजें। अब ये कैसे होती है कितना, तो ये आप पूरे चैप्टर जाके वहां पढ़ लेना, थर्ड ईयर का है न्यूरो पूरा। या फिर स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन से क्या हो जाए, ब्रेन में एकदम इन्फेक्शन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो वहां से जो सप्लाई आती है, जो क्योंकि ब्रेन तो पूरा सेंट्रल हाउस है, अब वो नहीं करेगा तो क्या होगा, आपके लंग्स ना काम करना बंद कर देंगे, आप तो पूरी बॉडी पैरालिसिस होती है, तो लंग्स कहां से बच जाएंगे, ठीक है। या फिर बहुत सारी अभी बता चुका हूँ, चेस्ट या कोई में इंजरी हो जाए, जैसे फ्लैल चेस्ट, अभी दिखाया हमने, डायग्राम भी दिखाया फ्लैल चेस्ट का, ठीक है। या फिर ड्रग एल्कोहल का ओवरडोज ले लो, तो मालूम क्यों ऐसा होता है, अगर आपने ड्रग और एल्कोहल को ओवरडोज लिया तो रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों, इसके चांसेस होते हैं। नॉर्मल अमाउंट में लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो लेते रहते हैं लंबे समय से, वो इसलिए होता है क्योंकि इनको मेटाबोलाइज, आप जानते हो आपकी बॉडी को हर किसी को मेटाबोलाइज करना पड़ता है, इनको मेटाबोलाइज करने के चक्कर में मालूम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में अल्कोहल जब जिसको रिड्यूस, तो एक हमारी बॉडी में एक चीज को रिड्यूस कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उसका नाम मालूम क्या होता है, उसका नाम होता है ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसके लेवल को गिरा देते हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी में ब्रीथिंग में हेल्प कराती है ये चीज, और इसके अगर जैसे ही ये गिरती है तो इस वजह से आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये कम क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही आप जब लंग का, जब अल्कोहल और ड्रग का जब बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है तो उसके चक्कर में ये चीज कम हो जाती है, ठीक है। या फिर इंजरीज, कोई जैसे बहुत सारे कोई हैवी अमाउंट में स्मोकिंग के हार्मफुल फ्लेम ले लीजिए, जैसे सर मोस्ट कॉमन एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हमने अभी बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है क्यों, क्योंकि इसकी पता है हीमोग्लोबिन से जो एफिनिटी होती है वो 240 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। अगर एक हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेनी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन लेके चलता है, कि उसे कार्बन मोनोऑक्साइड लेनी है, तो वो 240 टाइम्स ज्यादा टाइम्स वो उसकी एफिनिटी पावर होती है ऑक्सीजन को लेने को। तो इसी वजह से जब भी आप आग लग जाती है, बहुत ज्यादा धुआं होता है, तो जो आप सांस नहीं ले पाते वो इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी है, नहीं, वहां ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेयर में बहुत ज्यादा। जब ब्लैक धुआं निकलता है ना, ये जो जलने से धुआं निकलता है, ऐसा नहीं तो आपको एकदम थोड़े भी धुएं में एकदम लगता है ना कि सांस नहीं ले पा रहे, जबकि आप कितने भी खुले ओपन एरिया में हो, लेकिन थोड़ा भी ऐसा है, क्यों, क्योंकि इसकी 240 टाइम्स होती है, भले कितनी भी ऑक्सीजन हो, वो ऑक्सीजन को लेगा ही नहीं, वो लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो इस वजह से जैसे कोई इंजरीज हो जाए, कोई इनहेलिंग स्मोकिंग गैस या हार्मफुल फ्लेम्स ले लो, ठीक है, जैसे किसी को इंडस्ट्रियल वो हो जाते ना, जैसे स्मोक गैसेस, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसमें कितनी सारी गैसेस लीक हो गई थी, तो उनको सबके लंग्स में अंदर चली गई थी, जिससे वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, सांस ले ही नहीं पाए, मर गए, है ना। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग या इनहेलेशन, बर्न हो जाता है, कोई हैवी स्टीम गैस जहां काम करते हैं वो अंदर चली जाती है तो पूरा बर्न कर देती है, तो ये सब केसेस में भी हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमने बोला, यही मेनली मैंने आपको बताया कि जो मेन होता है